हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और मेवाड़ के इतिहास में हमने जो अंतिम शासक पढ़ा था वो था तेज सिंह। हमने तेज सिंह के बारे में क्या बताया? हमने तेज सिंह के बारे में बताया कि तेज सिंह जो थे, इन तेज सिंह का शासना अवधि जो थी वो 1250 से लेकर के 1273 ईस्वी तक तेज सिंह ने शासन किया था। तेज सिंह के समय पे जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी वो क्या हुई थी कि एक लेखक थे जिनका नाम है कमलचंद। उस कमलचंद लेखक के द्वारा मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, उस ग्रंथ का लेखन जो था वो किसके समय में हुआ? तो तेज सिंह के समय में हुआ। किसने किया? तो कमलचंद ने किया। ये एक महत्वपूर्ण घटना जो है यहाँ पर घटित होती है। तेज सिंह जो है, इन तेज सिंह को कई उपाधियों के नाम से सुशोभित किया गया था, जैसे इनको परम भट्टारक कहते थे, जैसे इन्हें महाराजा धीराज कहते थे, जैसे इन्हें उमापतिवार लब्ध कहते थे। तो कई उपाधियां जो थी वो तेज सिंह को दी गई थी। तेज सिंह के बाद में क्या है? तेज सिंह के बाद में अगले शासक जो आए थे वो आए थे समर सिंह। जैसे तेज सिंह के बाद में अगले शासक आए समर सिंह। ठीक है, समर सिंह जो थे ये 1273 से लेकर के लगभग 1301 ईस्वी तक समर सिंह का क्या होता है? राज होता है। ठीक है, समर सिंह के समय में हमने एक चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी समर सिंह के समय पे? समर सिंह के समय में हमने जो चीज पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात से गुजर रही थी, अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात विजय के लिए गई थी, तो उस दौरान समर सिंह ने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टैक्स लिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी को वो बात याद थी। तो जब हम बात करेंगे कि किस प्रकार मेवाड़ और अलाउद्दीन खिलजी के बीच संघर्ष हुआ, उस संघर्ष के अंदर रतन सिंह के साथ किस प्रकार से लड़ाई हुई, और रतन सिंह के साथ लड़ाई के जब कारणों की समीक्षा करेंगे तो एक कारण उसमें यह भी था कि जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजर रही थी अपने गुजरात अभियान के लिए, तो मेवाड़ के द्वारा लिया गया था टैक्स, और उस टैक्स को लिए जाने के कारण कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी के मन में यह भाव तो था कि जो मुझसे टैक्स लेगा, जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी के राजा से टैक्स लेगा, तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ उसकी दुश्मनी, उसके साथ उसकी लड़ाई होना तय है। तो एक कारण ये हो सकता है। पद्मिनी वाला कारण जो है दूसरा कारण है, जो कि यह बताता है कि किस प्रकार जो महारानी पद्मिनी थी, उस महारानी पद्मिनी के रूप से आकर्षित होकर के हमारे जो अलाउद्दीन खिलजी है वो हमला करता है चित्तौड़ पर। लेकिन उसकी कारणों की जब बात करें तो एक कारण यह भी था कि समर सिंह के द्वारा लिए गए टैक्स के कारण से भी अलाउद्दीन खिलजी कहीं ना कहीं चित्तौड़ या मेवाड़ पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। समर सिंह के बाद में समर सिंह के दो पुत्र हुए। ये जो समर सिंह थे, इस समर सिंह के दो पुत्र थे। एक का नाम था रतन सिंह, ठीक है, और दूसरे का नाम था कुंभकर्ण। जो समर सिंह था, इस समर सिंह के दो पुत्र हुए थे। एक पुत्र का नाम था रतन सिंह और एक पुत्र का नाम था कुंभकर्ण। अब क्या होता है, समर सिंह जो थे, उन समर सिंह के बाद में गद्दी पर कौन बैठता है? समर सिंह के बाद में गद्दी पर बैठते हैं रतन सिंह। समर सिंह के बाद में गद्दी पर कौन बैठेगा? समर सिंह के बाद में गद्दी पर बैठते हैं कौन? गद्दी पर बैठते हैं रावल रतन सिंह। ठीक है, तो समर सिंह के बाद में गद्दी पर कौन बैठा? समर सिंह के बाद गद्दी पर बैठते हैं रतन सिंह। ठीक है, रतन सिंह गद्दी पर बैठे, माफ कीजिएगा, तो रतन सिंह गद्दी पर बैठते हैं। रतन सिंह जो हैं वो गुहिल वंश के अंतिम शासक हैं। ठीक है, रतन सिंह क्या है? रतन सिंह गुहिल वंश के अंतिम शासक क्यों है? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष होता है और रतन सिंह उस युद्ध के अंदर केसरिया करते हैं। तो वहां पर क्या होता है? वहां पर साका होता है। ठीक है, और साके के अंदर रतन सिंह जो है वो वीरगति को प्राप्त करते हैं, केसरिया करते हैं, और पद्मिनी रानी के द्वारा क्या किया जाता है? वहां पर जोहर किया जाता है। तो इस कारण से रतन सिंह जो है वो गुहिल वंश के यहाँ पर क्या होते हैं? अंतिम शासक हैं। ठीक है, अब होता क्या है, पूरी बात देखें क्या हुआ था। तो ऐसे समझो आप कहानी को, इतिहास है हमारा पूरा का पूरा। जो रतन सिंह थे, इन रतन सिंह का एक राज पंडित था जिसका नाम था राघव चेतन। आपने ये कहानी मूवी के अंदर भी देखी होगी। ठीक है, जो पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी की है, वो इसी पर आधारित है। तो
रतन सिंह जो था, उस रतन सिंह का एक राजकवि होता था। उस राजकवि का नाम क्या था? उस राजकवि का नाम था राघव चेतन। ठीक है। श्रीलंका जो है, उस श्रीलंका के अंदर राजा था गंधर्व सेन। ठीक है। कई जगह इस श्रीलंका का नाम जो है वो सिंघल द्वीप मिलता है, सिंहल द्वीप। ठीक है, उस टाइम नाम सिंघल द्वीप था। तो सिंघल द्वीप के राजा कौन थे? सिंघल द्वीप के राजा थे गंधर्व सेन। और गंधर्व सेन की एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मिनी। ठीक है। गंधर्व सेन की एक पुत्री थी। पुत्री का नाम क्या था? पुत्री का नाम था पद्मिनी। इन पद्मिनी का विवाह जो है, वो पद्मिनी का विवाह किससे होता है? इन पद्मिनी का विवाह होता है रावल रतन सिंह के साथ। तो रावल रतन सिंह के साथ क्या होता है? पद्मिनी का विवाह होता है। ठीक है। रावल रतन सिंह के साथ क्या होता है? रावल रतन सिंह जो थे, उन रावल रतन सिंह के साथ पद्मिनी का होता है विवाह। अब वर्णन क्या मिलता है? अच्छा, इस पद्मिनी के पास एक तोता था, एक पैरेट था पद्मिनी के पास। पद्मिनी के पास एक तोता था जो बोलता था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था हीरामन तोता। ठीक है। पद्मिनी के पास एक तोता था बोलने वाला। वैसे हीरामन जाति जो होती है तोते की, वो बोलने वाली जाति ही होती है, तो ये अलग से कुछ नहीं है। हीरामन तोता बोलने वाला तोते की जाति से बिलोंग करता है। तो अभी हमें ध्यान रखना है कि जो रतन सिंह थे, इन रतन सिंह का विवाह सिंघल द्वीप के महाराजा गंधर्व सेन की पुत्री पद्मिनी से होता है। ठीक है। पद्मिनी के पास एक तोता था जिसका नाम क्या था? हीरामन उसका नाम था। अब राघव चेतन जो राज पंडित था, ये राज पंडित क्या होता है? ये राज पंडित आकर्षित हो जाता है पद्मिनी की सुंदरता के साथ। राघव चेतन क्या करता है? राघव चेतन पद्मिनी की सुंदरता से आकर्षित होता है और आकर्षित होकर के यह तंत्र मंत्र के द्वारा कोशिश करता है महारानी पद्मिनी को प्राप्त करने की। जब यह जानकारी मिलती है हमारे रावल रतन सिंह को, तो रतन सिंह क्या करते हैं? चूंकि राघव चेतन एक पंडित है, इसलिए रतन सिंह के द्वारा राघव चेतन को देश निकाला दे दिया जाता है। और राघव चेतन देश निकाला दिए जाने के कारण से जाकर के मिल जाता है किसके साथ? जाकर के मिल जाता है अलाउद्दीन खिलजी के साथ। यानी कि अब राघव चेतन किसके पास चला जाता है? अब राघव चेतन जो है वो अलाउद्दीन खिलजी जो है, उस अलाउद्दीन खिलजी से जाकर के मिल जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर के मिल जाता है। ठीक है। राघव चेतन किससे जाके मिल गया? राघव चेतन जाके मिल गया अलाउद्दीन खिलजी से। और राघव चेतन क्या करता है? राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताता है। राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताता है, जिसके कारण से अलाउद्दीन खिलजी जो है वो पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर क्या करता है? हमला करता है। एक युद्ध लड़ा जाता है और युद्ध के अंदर क्या होता है? युद्ध के अंदर साका होता है, केसरिया प्लस जौहर दोनों होते हैं। और अंतिम शासक जो गोहिल वंश के थे रतन सिंह जो है, वो केसरिया करते हुए इस युद्ध के अंदर अपना बलिदान दे देते हैं। तो यह जो था, यह एक भूमिका थी, एक बैकग्राउंड था कि एक बैकग्राउंड यहाँ पर यह बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो पद्मिनी की सुंदरता से आकर्षित होकर के चित्तौड़ के ऊपर हमला करते हैं और उस युद्ध के अंदर साका होता है, केसरिया और जौहर दोनों होते हैं और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाता है। ये पहला कारण था। आपने मूवी में भी देखा होगा, मूवी में भी यही बताया गया है। लेकिन एक दूसरा कारण जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले ही की थी, वो दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण ये था कि जो रतन सिंह थे, रतन सिंह के जो पिताजी थे जिनका नाम समर सिंह था, उन समर सिंह ने क्या किया था? उन समर सिंह के द्वारा टैक्स वसूला गया था। किससे टैक्स वसूला गया था? अलाउद्दीन खिलजी से। और इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी जो था वो पहले से नाराज चल रहा था चित्तौड़ से। और अलाउद्दीन खिलजी को चाहिए था बहाना चित्तौड़ पर हमला करने के लिए। बहाना किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी को बहाना मिला राघव चेतन के रूप के अंदर। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? जो चित्तौड़ था उस चित्तौड़ पर हमला कर दिया।
क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। तो ये दो कारण जो है वो हिस्ट्री के अंदर, इतिहास में हमें देखने को मिलते हैं कि किन कारणों से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर हमला किया। तो चित्तौड़ पर हमला दो कारण मिलते हैं। जो दूसरा वाला कारण है वो ज्यादा सुदृढ़ कारण है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ जीता था और अपने साम्राज्यवादी विस्तार नीति के तहत अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। और जैसा कि आपने मूवी में देखा है, अलाउद्दीन खिलजी ये कहता हुआ नजर आता है कि खिलजियों का परचम बुलंद रहे। वो उसकी इसी मानसिकता को बताता है कि मुझे अपने साम्राज्य को विस्तार करके उस मुकाम तक ले जाना है जहां तक सभी लोग मेरा नाम याद रख सकें। तो इसी साम्राज्यवादी विस्तार नीति के तहत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था हमला, जिसके ऊपर? चित्तौड़ के ऊपर हमला किया गया था। ठीक है। अब जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर हमला करता है, तो चित्तौड़ पर हमला करने के दौरान रतन सिंह जो थे, उन रतन सिंह के पास दो सेनापति थे। जो चित्तौड़ के शासक कौन है? भी चित्तौड़ के शासक हैं रतन सिंह। रतन सिंह के दो सेनापति, एक का नाम गोरा, एक का नाम बादल। रतन सिंह के कितने सेनापति? रतन सिंह के दो सेनापति, एक का नाम गोरा और एक का नाम बादल। ये गोरा और बादल जो थे, ये पद्मिनी के चाचा एवं भाई थे। जो गोरा और बादल थे वो कौन थे? गोरा और बादल पद्मिनी के चाचा और भाई थे। ठीक है। उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में बात करें कि ये अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी कहां का शासक था? दिल्ली सल्तनत का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी कहां का शासक था? अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दिल्ली सल्तनत जो था, उस दिल्ली सल्तनत का शासक था। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है वो क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी जो है वो हमला करता है किसके ऊपर? अलाउद्दीन खिलजी हमला कर देता है चित्तौड़ के ऊपर। अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ पर हमला करता है तो उस हमले का जो विवरण मिलता है वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ आए हुए एक प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। अमीर खुसरो जो थे, उस अमीर खुसरो, अगर पूछ लिया जाए कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो ये युद्ध हुआ था चित्तौड़ का, जिसके अंदर रावल रतन सिंह को केसरिया करना पड़ा था, तो इस युद्ध के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा लेखक आया था? तो अमीर खुसरो लेखक जो था, वो अमीर खुसरो इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। अमीर खुसरो जो था, उस अमीर खुसरो के द्वारा एक बुक लिखी गई, एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है खजाइनुल फतह। खजाइनुल फतह। तो इस खजाइनुल फतह पुस्तक के अंदर अमीर खुसरो जो है वो इस युद्ध का पूरा सजीव विवरण करता हुआ नजर आता है। तो खजाइनुल फतह जो है, उस खजाइनुल फतह के अंदर इस लड़ाई का पूरा विवरण किया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था चित्तौड़ के ऊपर। बीच में हमने दो सेनापति की बात की, गोरा बादल की बात की, और गोरा बादल सेनापति जो थे अलाउद्दीन, इसके हमारे रतन सिंह के, इन्होंने किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी से रतन सिंह को छुड़ाया था उसके बारे में आपने पहले ही सुना होगा कि दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। इसके अंदर पूरा का पूरा विवरण जो है आपको दिया गया। अगर आपने नहीं पढ़ी है कविता तो एक बार कविता जरूर पढ़े। वैसे मूवी के साथ ये कविता भी बहुत चर्चित हुई थी। तो जो दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, यह कविता हमें बताती है किस प्रकार गोरा बादल ने इस युद्ध के अंदर अपने वीरता का परिचय दिया था। ठीक है। तो अब दिल्ली सल्तनत जो है उसका शासक जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी है, वो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? ये अलाउद्दीन खिलजी हमला करता है किसके ऊपर? अलाउद्दीन खिलजी का हमला होता है चित्तौड़ के ऊपर। और ये हमला कब होता है? ये हमला होता है 28 जनवरी 1303 को। 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हमला किया जाता है चित्तौड़ के ऊपर। चित्तौड़ पर हुए हमले के अंदर रावल रतन सिंह के द्वारा किया जाता है केसरिया। रानी पद्मिनी जो है उनके द्वारा होता है जौहर।
और जब दोनों मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं शाखा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार चित्तौड़ के अंदर क्या होता है, प्रथम शाखा, फर्स्ट शाखा होता है। किसके कारण से हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के कारण से हुआ। जो चित्तौड़ है, उसे चित्तौड़ में टोटल 3 शाखे होते हैं। पहला शाखा अलाउद्दीन खिलजी के कारण से हुआ था, और उस शाखे के अंदर जोहर जो किया था, वो जोहर किसने किया था? वो जोहर किया था रानी पद्मिनी ने। दूसरा जो शाखा हुआ था वो सन 1534 ईस्वी के अंदर होता है, जब बहादुर शाह का हमला होता है और रानी कर्मावती के द्वारा वहां पर जोहर किया जाता है। और तीसरा शाखा जो होता है वो अकबर के समय पे होता है, जब अकबर का आक्रमण होता है तो उस टाइम जयमल फत्ता जो है वो उस युद्ध के अंदर लड़ते हुए शहीद होते हैं। और जयमल जो हमारे जो फूल कंवर थी हमारी, उस फूल कंवर के द्वारा क्या किया जाता है? फूल कंवर के द्वारा वहां पर जोहर किया जाता है। तो 3 शाखे हमें देखने को मिलते हैं मेवाड़ के अंदर। पहला शाखा सन 1303 ईस्वी में, पहला शाखा सन 1303 ईस्वी के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा शाखा वो हमें देखने को मिलता है आपका 1534 के आसपास, और तीसरा शाखा देखने को मिलता है 1567 68 के दौरान। ये 3 शाखे हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो 28 जनवरी 1303 ईस्वी को क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो चित्तौड़ पर हमला कर देता है। चित्तौड़ पर हमला करने के बाद में लगभग 6 महीने तक चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी रखी जाती है अलाउद्दीन खिलजी के साथ। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी रखता है, और उसके बाद में 26 अगस्त 1303 को, जो 26 अगस्त 1303 है, उस 26 अगस्त 1303 को होता क्या है? 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ का किला जो है वो अलाउद्दीन के अधीन हो जाता है। 6 महीने की घेराबंदी के बाद दुर्ग के द्वार खोले जाते हैं। जब दुर्ग की रसद सामग्री समाप्त होने लगती है तो दुर्ग के द्वार खोले जाते हैं, और दुर्ग के द्वार खोल करके हमला किया जाता है। केसरिया जो है, उस केसरिया के अंदर जो राजपूत वीर होते थे उनकी यही कोशिश होती थी कि जितना जोर से प्रहार किया जाए और जितना अधिकतम नुकसान किया जा सके, वो सारा का सारा नुकसान सामने वाली सेना को दिया जाए। पीछे से जो दुर्ग की महारानी होती थी वो दुर्ग की अन्य नारियों के साथ क्या करती थी? जोहर करती थी। तो 26 अगस्त 1303 ईस्वी के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ रावल रतन सिंह की सेना की भिड़ंत होती है, तो उस भिड़ंत के अंदर केसरिया होता है, जोहर होता है, और यह हमारे चित्तौड़ का या मेवाड़ का प्रथम शाखा है 1303 ईस्वी के अंदर। दूसरा शाखा भी बताया था कि रानी कर्मावती के द्वारा किया जाता है, जो 1534 ईस्वी में है, जब बहादुर शाह का हमला होता है। और तीसरा शाखा जो है वो होता है जयमल फत्ता के समय और अकबर के समय, जब अकबर का हमला होता है तब जयमल फत्ता जो है और फूल कंवर जो है वो वहां पर क्या करते हैं? शाखा और जोहर उनके जो केसरिया और जोहर जो है वहां पर किया जाता है। तो ये सारी की सारी जानकारी जो है वो इस युद्ध का जो वृतांत है वो देखने को मिलता है खजानुल फतेह के अंदर। लेखक अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ आया था और जिसने क्या किया था, ये सारा का सारा वृतांत जो है वो खजानुल फतेह के अंदर लिखा है। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि चित्तौड़ दुर्ग जो था, उस चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किसका हो गया? चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी का। चित्तौड़ दुर्ग आ गया अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? इसे चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदला, और नाम बदल कर क्या किया? नाम बदला, और नाम बदल कर दिया खिजाबाद। इसका नाम बदला और नाम क्या कर दिया? नाम कर दिया इसका खिजाबाद। ठीक है, और इस किले की जिम्मेदारी सौंप दी अपने पुत्र को। पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था खिज खां, खिजर खां। इसके पुत्र का नाम था खिजर खां। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदला, नाम बदल दिया खिजाबाद। ठीक है, किसके नाम पे रखा? अपने पुत्र के नाम पे रखा। पुत्र का नाम क्या था? खिजर खां, उसके पुत्र का नाम था, तो हो गया खिजराबाद। ठीक है, अब होता क्या है, और यहां से अलाउद्दीन खिलजी वापस चला जाता है दिल्ली। अब यहां पर कौन बैठा है गद्दी पर? खिजर खां बैठा है। खिजर खां को एक समाचार मिलता है कि उसके पिता की तबीयत दिल्ली के अंदर खराब है। तो खिजर खां क्या करता है? खिजर खां इस किले की जिम्मेदारी जो है वो सौंपता है मूछाला मालदेव को। मूछाला मालदेव, मूछें बड़ी बड़ी थी इसलिए नाम है मूछाला मालदेव। अब दूसरा सवाल उठता है, ये मूछाला मालदेव कौन है? तो अभी
हमने जल्दी ही पढ़ा है जालोर के चौहान, जिसमें कानड़देव चौहान को पढ़ा था। तो कानड़देव चौहान का एक भाई था जिसका नाम था मूछाला मालदेव। कौन था कानड़देव चौहान का भाई? मूछाला मालदेव। तो मूछाला मालदेव को सौंप के जाता है खिज्र खां जिम्मेदारी। मूछाला मालदेव भी क्या करता है, इस जिम्मेदारी को सौंपता है जय सिंह को, जिसका दूसरा नाम जैसा। तो जयसिंह या जैसा, इसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है मूछाला मालदेव के द्वारा। और इस जयसिंह के ऊपर हमला करता है आपका हमीर सिसोदिया। कब करता है? 1326 में। यहां घटना कब की घटी हुई है? यह घटना है आपकी 1303 की। यानी कि इस पूरे की पूरी घटना को दोबारा से घटने के अंदर और चित्तौड़ पर अधिकार होने के अंदर इस हमीर सिसोदिया कितने साल लग गए? 23 साल लग गए। अब बात आती है हमीर सिसोदिया कहां से आया। तो देखो, हमने पढ़ा था पहले कि सिसोदा ठिकाने की स्थापना की गई थी। ठीक है, सिसोदा ठिकाने की स्थापना करने के बाद सिसोदा ठिकाने के जागीरदार बने लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था अरि सिंह। अरि सिंह का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था हमीर सिसोदिया। ठीक है, अरि सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था हमीर सिसोदिया। इस हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए हमीर सिसोदिया को क्या बोलते हैं, हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन भी बोलते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि दोबारा से मेवाड़ के ऊपर अधिकार करने में किसका योगदान रहा, तो इस हमीर सिसोदिया का योगदान रहा। अगर ये पूछ लिया जाए कि जो चित्तौड़ दुर्ग है, इस चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, तो हम बोल देंगे खिजराबाद कर दिया गया था। क्यों किया गया? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का नाम क्या था? खिज्र का नाम था। ठीक है, ये पूछ लिया जाए कि ये सिसोदा ठिकाना कहाँ क्या आता है, तो हमने पहले ही कहा था कि जो क्षेम सिंह थे, क्षेम सिंह के रण सिंह जो थे, रण सिंह के दो पुत्र हुए थे। एक का नाम क्षेम सिंह था, एक का नाम राहब था। राहब के द्वारा सिसोदा गांव बसाया गया था। और इस सिसोदा गांव के बाद में जो ठिकानेदार बने वो बने लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था अरि सिंह। अरि सिंह का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था हमीर सिसोदिया। और हमीर सिसोदिया सन 1326 ईस्वी के अंदर आक्रमण करता है जय सिंह जैसा पर। जय सिंह जैसा को हराता है और हरा करके वापस से चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लेता है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा वृतांत घटित होता है कि जो हमारे रतन सिंह थे वो रावल वंश के अंतिम शासक, गुहिल वंश के अंतिम शासक हुए। क्योंकि रतन सिंह जो है वो रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुए संघर्ष के अंदर केसरिया करते हुए शहीद हो जाते हैं और चित्तौड़ पर फिर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। तो बच्चों, आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे। आज की क्लास में हमने ये देखा कि किस प्रकार से गुहिल वंश का पतन हुआ, किस प्रकार से सिसोदा के द्वारा, जो सिसोदा ठिकाना था उनके हमीर सिसोदिया के द्वारा दोबारा से सन 1326 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया गया। और अलाउद्दीन खिलजी के साथ रतन सिंह के संघर्ष के क्या क्या कारण थे वो सारे के सारे हमने यहाँ पर डिस्कस किए। एक महत्वपूर्ण चीज और थी कि इस युद्ध के अंदर कौन ऐसा लेखक था जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ आया था, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था अमीर खुसरो। खजाइनुल फतेह लिखता है जिसमें इस घटना का, इस युद्ध का सजीव वर्णन करता है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।